हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस बार सैयद अली मुश्तबा से बात करने को बहुत है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इस ऑपरेशन के साथ साथ पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने 5 भारत के जहाजों को मार गिराया है। क्या कुछ है इसके, ये ऑपरेशन जो हुआ है, इसकी तफसीलात हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ से जो दावे किए गए उसके क्या मानी है, उसके सियासी क्या मानी है। ऐसे वक्त में जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमिक मेल्ट डाउन इसे कहा जा सकता है, दोनों तरफ मुश्किलात हैं, क्या उसके बीच में कोई जंग होने वाली है या ये सिंबॉलिक दोनों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझा दिया है कि जो जोश वलवला उफान आ रहा था लोगों के दिलो दिमाग में, उसको ठंडा करने का इंतजाम किया है। आखिर क्या कुछ है, इस सब पर बात कर रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और जाने माने राइटर हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और हमारे साथ साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ खास ये प्रोग्राम करते हैं जिसमें इस पूरे इलाके के भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर ऑपरेशन संदूर और उससे मुताल्लिक डिटेल्स पर होगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जब ये ऑपरेशन की खबर सुबह सुबह लोगों तक पहुंची, सुबह सवेरे मैंने भी उठ करके खबरें देखी तो बिल्कुल लगा कि शायद दुनिया बदल गई। आपको कैसा लगा जब ये इस ऑपरेशन की खबर आई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको घटना चक्र के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया और सारी मीडिया में इतनी सारी खबरें आती हैं कि कौन खबर सही है, कौन खबर गलत है, क्या है, नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है, मतलब एक सामाइन के हैसियत से उसको जानने के लिए। तो ये खबर जब आई थी सुबह कल, मतलब वेंसडे के दिन सुबह में, कि ट्यूसडे की रात में या दरमियानी जो रात होती है वेंसडे की और ट्यूसडे की, 1:05 पे इंडिया ने एक फिजिकल अटैक किया। और वो जो है 1:05 पे शुरू हुआ और 1:30 पे खत्म हुआ। ये 25 मिनट का ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को जो है वो एयरफोर्स ने लीड किया। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि ये खबर मुझे अंदर से गट फीलिंग थी कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। भले ही हमें ये लग रहा था कि शायद वो ना करे, ये इस बात को पी जाए पहलगाम का, लेकिन फिर मुझे बहुत सारी चीजें और समझ में आ रही थी। क्योंकि जब इंडिया ने अनाउंस किया कि वेंसडे के दिन जो है पूरे हिंदुस्तान में सिविल ड्रिल होगा, प्रिपेयर्डनेस होगी और ड्रिल होगा, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये मामला बात तय हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि हम जो है वो अटैक करने वाले हैं। तो बाकी लोगों को कुछ भी मतलब मालूम नहीं हो, लेकिन मुझे एक गट फीलिंग थी कि अटैक होने वाली है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसको के घटना चक्र के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री से 2 महिलाएं ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया था। उसके बाद जो है हमारे विक्रम मिश्री साहब जो है एमी के, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने भी किया था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अब उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। इसमें 2 चीजें हुई थी। एक तो इंडिया ने, जो मिस्री साहब ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस ने ये अटैक मतलब लीड किया था, ये उन्होंने गलत कहा। क्योंकि ये टोटल जो ऑपरेशन है वो एयरफोर्स का ऑपरेशन, इसमें आर्मी यूज ही नहीं हुई। अब वो उसका खंडन करे या ना करे, लेकिन जो हकीकत है ऑन ग्राउंड यही है कि एयरफोर्स ने यूज किया था। एयरफोर्स हमारी यहां से गई थी और वो लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने क्रॉस नहीं किया था। इसका भी जो है मिस्री साहब ने कहीं कोई बात वाजे नहीं की। और जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 2 महिलाएं, जिसमें एक कर्नल सोफिया, क्या नाम है उनका पूरा, वो जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसमें ये नहीं कहा था कि ये जो है वो, उन्होंने भी ये कहा कि साहब ये आर्म फोर्सेस का है। तो चलिए, आर्म फोर्सेस तो एयरफोर्स भी उसमें आता है।
अब उसमें क्या हुआ था कि ये एयरफोर्स जो हमारी जहाज थी ये जा करके लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर इंडिया के साइड पर आकर के स्टेशनरी हो गई थी एक एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके, और वहां से उन्होंने मिसाइल दागे थे 100 किलोमीटर के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर जो टारगेट्स थे उनके, उस पर जाकर के उन्होंने हिट किया। इसमें कोई मुगलते की बात नहीं है। और इंडिया के कहने के मुताबिक उन्होंने 26 लोगों को मार दिया, और वो 26 लोग जो थे इनके इंडिया के मुताबिक वो 26 लोग जो है वो टेररिस्ट थे, और टेररिस्ट कैंप के ऊपर उन्होंने हमला किया, बाकी जो है जगहों पे नहीं हमला किया। और मतलब यह है कि कोई आर्मी इंस्टॉलेशन या कि सिविलियन जो है पॉपुलेशन नहीं, ये इंडिया की खबर है। अब इसके बरक्स पाकिस्तान की खबर सुन लीजिए, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है कि क्या इंडिया कह रही है और क्या पाकिस्तान कह रही है। पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, मतलब कि इंडिया ने अटैक किया है उनके ऊपर, और इंडिया ने तो कहा कि हमने 26 लोगों को मारा है, 9 इंस्टॉलेशन पे हमने अटैक किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि 24 जगहों पे जो है इंडिया का इंप्रेशन आया है, मतलब जो अटैक आया है 24 जगहों, और उन्होंने भी 26 जो है पहलगाम में मारे थे, 26 इन्होंने पहलगाम यहाँ मारे हैं, यहाँ इंडिया। और उन्होंने ये कहा है कि ये सारे पाकिस्तान के मुताबिक ये सारे सिविलियन थे, नॉन कम्बैटेंट थे, क्योंकि जो जगह पे जहां पे अटैक किया है, क्योंकि ये बात तो सारे पब्लिक को मालूम है कि जो लॉन्च पैड होता है या टेररिस्ट का जो डन होता है वो चेंज करते रहते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं होता है कि इसमें मतलब ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट ही रहेगा, वो लॉन्च पैड है, वो कभी यहां हो जाता है कभी वहां हो जाता है। तो इंडिया का ये कहना कि हमने उस लॉन्च पैड को खत्म किया है, इसकी खंडन की गई है कि वो लॉन्च पैड नहीं था, वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, और वो रेजिडेंशियल एरिया पे इंडिया ने अटैक किया है। उसमें एक जो है वो मस्जिद है जिसके ऊपर भी अटैक किया, जिसकी तस्वीरें भी आ गई हैं कि जो कि मतलब पमाल हो गया है, गिर गया है। अब इसमें इंडिया ने कहा है कि हमने 8 लोगों को, हाफिज सईद के फैमिली को मार गिराया है, जिसमें हाफिज सईद ने भी जो है वहां से स्टेटमेंट दिया है कि ये सही बात है कि हमारे जो है मतलब जो भी उनके कुंबा हैं उनके लोग हैं, और उनका ये भी कहना है कि क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं मार दिया। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हमें क्यों नहीं मार दिया, हम भी मर जाते। तो ये सब चीजें तो हो गई है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है हमको, कि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उसने 5 हिंदुस्तानी जहाज को मार गिराया है हिंदुस्तान के सरहद के अंदर, जो कि बहुत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी मीडिया से चल रहा है, और इंडियन मीडिया ने उसको ब्लैकआउट कर दिया। ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, ना ही मिस्री साहब ने बात की, ना ही जो कर्नल जनरल जो हमारे 2 महिला ऑपरेशन सिंदूर की जो मतलब जिन्होंने जो है बेड़ा उठाया था प्रेस ब्रीफिंग की, और उन्होंने मतलब क्वेश्चन भी लेने से इनकार कर दिया पत्रकारों से। उन्होंने सिर्फ जो उनको हैंड आउट दिया गया था उसको पढ़ के उन्होंने सुना दिया। मिस्र साहब ने भी वही किया। अब ये बात यह है कि 5 जो जहाज मतलब इंडिया में गिरे हैं, क्या ये पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि क्या ये सही बात? इसके लिए मैंने परवीन शौनी जो इंडिया के मतलब फोरमोस्ट आपके एक्सपर्ट है, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ ये सही है, और उनका जो है वीडियो अभी फोर्स मैगजीन पे चल रहा है, जिसपे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये 5 जहाजें इंडिया के सरहद में गिरी हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि वो उसको पाकिस्तान ने गिराया है। मतलब अब इसकी बात को थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें। उन्होंने परवीन शौनी ने कहा कि 3 जहाजें जो हैं वो 5 नहीं 4 जहाजों का बात कर रहे हैं। 3 जहाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के डोमेन में गिरी हैं। एक का नाम उन्होंने पैमपुर एक जगह है जो मैं जानता हूं, वो साउथ कश्मीर में है, वहां पे गिरा है इंडिया की जहाज। 2 और जो जहाज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में गिरी हैं, और चौथा जो है वो भटिंडा के एयरबेस के पास ही लगा हुआ वो गिर गया वहां पे। उसमें कुछ कैजुअलिटी भी जो हुई है मतलब उसके अंदर वो भी आ गया। ये सारी रिपोर्टिंग हो गई है, और ये जो चार जो 3 जो कश्मीर में है इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई है। ये कल ही मुझे 10 बजे या 8 बजे मुझे मालूम हो गया था, जो कि अब वो परवीन शौनी की वजह से, और कश्मीर टाइम्स में जो वेद बसीन का कश्मीर टाइम्स है वो जम्मू से चलता है, उन्होंने भी इसको मतलब वाजे किया है। अब बात आ गई कि ये जहाज क्यों गिरा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तानियों ने गिराया?
या हिंदुस्तान की जहाज जो 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 उनका वायुसेना है इतना ना अहल है कि वो अपनी जहाज को भी नहीं उड़ा सकता। वो जैसा होता है कि रॉकेट में आपने पलीते लगाए और वो फुस हो गया, वहीं रह गया, यही हुआ। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा इसको जरा आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान ने क्या दावा किया? क्या पाकिस्तान ने यह दावा किया कि हमने मार गिराया? अच्छा, एक इसमें एक ऑपरेशनल डिटेल हल्की सी मैं जरा रुक करके समझूं। देखिए, भारत का कोई जहाज पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं गया। आपने कहा कि वो हवा में थे हवाई जहाज और वहां से उन्होंने रॉकेट्स मारे। क्या पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कुछ किया कि वो अपनी टेरिटरी में रहे और अपनी टेरिटरी में रहते हुए हमारे जहाजों को गिरा दिया? क्या और उड़ते हुए जहाजों को गिरा दिया? देखिए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मार गिराना निस्बतन मुश्किल काम होता है। क्या आपको मतलब क्या क्या परवीन स्वामी का क्या कहना है, किस तरह से गिरे? नहीं, देखिए, परवीन स्वामी ने इस बात को कमिट नहीं किया है कि उसको पाकिस्तान ने गिराया। ये पाकिस्तानियों का क्लेम है कि मैंने गिराया। अब हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो, लेकिन फैक्ट यह है कि 4 जहाजें जो है वो गिर गई इंडिया के टेरिटरी में। और उसमें रफाइल हम और आप उसमें रफाइल कितने थे? अगर परवीन स्वामी ने कितना कंफर्म किया? पाकिस्तान का तो कहना है कि 3 रफाइल हैं। वो पाकिस्तानियों ने जो है वो अपना डेटा दिया है कि एक SU कुछ है और एक SU-30, एक MiG-29 और 3 रफाइल, ये बताए हैं पाकिस्तान ने। हाँ जी, ये पाकिस्तान की तरफ से आया है। इंडिया ने तो कुछ इसका मतलब कोई बात ही नहीं की है, ना ही किसी इंडिया के जो सोशल मीडिया उसने बात नहीं की है। तो लेकिन ये फैक्ट है कि इंडिया ने 4 जहाजें जो है वो गिराई हैं। एक 5वें की भी बात, इंडिया के 4 जहाज गिर गए, इंडिया के 4 जहाजों का नुकसान हुआ है जी। हाँ, वो लगभग जो है 10 से 20 करोड़ रुपए का इंडिया का नुकसान हो गया। अगर उसको आप एक जहाज के का अगर आप वैल्यू लगाएं तो ये ऑपरेशन में जो है ये इंडिया का नुकसान हो गया। दूसरी बात आगे चले वो ये कि वहां तो अब आर्टिलरी खुली हुई है, बड़ा जो है वो तोप खुला हुआ है पाकिस्तान के साइड से। और अभी ये रिपोर्टिंग हुई है कि जो इंटर बॉर्डर LOC पे जो 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 मतलब गोलाबारी चल रही है या जो चल रहा है उसमें 26 से ज्यादा जो है वो इंडियन बेगुनाह जो विलेजर्स है वो मारे जा चुके हैं। अभी मैं खबर देख रहा था, वो अनुराधा बसीन की तरफ से आया है, वहां से मतलब कश्मीर टाइम्स की तरफ से उन्होंने एक लिस्टिंग दी है कि कौन कौन लोग मरे हैं। अच्छा। उसमें या तो मुसलमान के नाम है या तो सिखों के नाम है, जो कि लोग इंडिया के मतलब के साइड में बॉर्डर में मरे हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो है। हाँ, एक चीज और ये बता दूं कि ये जो जहाज गिरे हैं वो 1:05 से लेकर के 1:30 के बीच। ये कोई उस ऑपरेशन के वक्त के दौरान ही जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन इतना फास्ट हुआ हो, ये भी शक की बात है ना? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तो तैयार था, वो तो तैयारी उसने किया हुआ था, तो वो तो और ये भी जानता था। अब मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि जैसे इंडिया को एक एक जर्रे का पाकिस्तान के जहां पे मतलब टेररिस्ट कैंप है और जहां पे वो गूगल मैप है और उनके अपने सर्वेलेंस हैं, उनके अपने अपने खुफिया एजेंसी हैं जो कि वहां पे जाके फिजिकली बता रहे हैं, उसी तरह से इंडिया के भी जो भी इंस्टॉलेशन है उसका ठिकाना पाकिस्तानियों को मालूम है। और अभी एक इंटरव्यू चल रहा था परवेज मुशर्रफ का 2002, 2004 या 2005 में, तो उसमें कोई CNN वालों ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे ट्रैक करेगी आपके टेररिस्ट कैंप के ऊपर तो आप क्या करेंगे? तो बहुत हंसते हुए कहा कि वो सारे जो जो इंडिया के टारगेट्स हैं वो मेरे पास आइडेंटिफाई किए हुए बैठे हुए हैं, हमें मिनटों का टाइम नहीं लगेगा कि हम उसको रिटेलिएट करेंगे। और फिर उन्हें ये मालूम होगा कि पेन क्या होता है। हमारे सिविलियन को अगर पेन हुआ है तो हम डबल पेन उनको देंगे। ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, 15 साल पुराना इंटरव्यू है, जबकि उसने कहा हुआ था। तो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है तो उनके पास तो पूरा, वो कहां पे टारगेट हिट करेंगे वो थोड़ी हमें बताएंगे, वो तो जब टारगेट हिट होगा तब मालूम होगा।
तो अब बात जो है ये आगे जो बढ़ रही है वो ये है कि ये तो घटना चक्र है, ये तो हकीकत है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। अब इसको आगे अगर लेके जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान इसको रिटेलिएट करेगा, हाँ, ये सबसे बड़ा या सवाल है। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? क्या ये फुल ब्लोन जंग की शक्ल इख्तियार करेगी, या ये जो कुछ हो गया बस इतने पे सब्र करो? ये क्या क्या अब तक इशारे क्या हैं, क्या लगता है? देखिए, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है ख्वाजा आसिफ, उनका एक बयान कल आया है कि हम लोग कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो डिस्कशन की तरफ जाएंगे, और ये जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम फिर से जो है मतलब वो मुज़ाकरात और बातचीत और टेबल पर आकर के टॉक करेंगे और कश्मीर इशू को सॉल्व करेंगे, ये करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने बहुत टोन डाउन। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ जी, डिफेंस मिनिस्टर है। हाँ। अब मेरा जो इस पे एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कोई जो है सरकार नहीं है, वहां जो है मतलब अभी आसिम मुनीर जो है वही मतलब कमांडर इन चीफ है, और वही जो कहेंगे वही होगा। तो ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का मतलब एक अपना नजरिया था या तज्जिया था, वो खबर में आ गया। आसिफ मुनीर ने ये बात नहीं की है। आसिफ मुनीर जो है उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि मतलब और पाकिस्तानी जनरल और ये वो जो है बात करते हैं कि हम तो खून का बदला खून से लेंगे, एक भी सिविलियन गिरेगा हमारे यहाँ तो हम 10 सिविलियन को मारेंगे। तो अभी उनकी तरफ से कोई, आसिफ मुनीर की तरफ से कोई इसका रिएक्शन नहीं हुआ। अब उसमें बात यहाँ पे ये है कि उनका एक और मौकफ आया है, वो ये है कि अगर इंडिया अटैक करेगी, जो कि इंडिया ने अटैक कर दिया, ये तो हकीकत है, तो आई विल चूज माई टाइम एंड माई डेट एंड माई टारगेट। हम अपना टारगेट चूज करेंगे, अपना टाइम चूज करेंगे, अपना डेट चूज करेंगे टू रिटेलिएट। अब ये 2 हफ्ते के बाद जो है, पहलगाम के बाद 2 हफ्ते के बाद इंडिया ने अपना टाइम, अपना डेट, अपना टारगेट चूज किया। अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है। मैं यही फुल स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग तो वही खबर देंगे जो बिल्कुल जो खबर बिल्कुल जो कुछ चुकी है। अब यानी हालत तकरीबन ऐसी है कि भारत को भी बिल्कुल हर वक्त तैयार रहना होगा कि कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है, और हमारी सेना जाहिर है तैयार रहती है हमेशा, और देश की रक्षा की उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मैं ये कुछ थोड़ा सा इसका सियासी पहलू समझना चाहता हूं, इसके सियासी मानी क्या होंगे? देखिए, पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार है जिसको कहा जाता है वो इम्पोर्टेड सरकार है। आसिम मुनीर जो हैं उनके भी सीधे सीधे पेंटागन से तार जुड़े हुए रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के एक्शन को शेमफुल कह दिया। तो क्या पेंटागन, हमारा दोस्त अमेरिका, क्या ये भी उस पाकिस्तान को प्रोवोक करेगा ऐसे वक्त में जबकि हम उसको दोस्त समझते हैं? क्या उसको थोड़ा सा आप उस सिलसिले में भी कुछ बता सकते हैं? जी, अब इसको जरा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहले सियासत की बात हम लोग बाद में करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें। हाँ। तो इंटरनेशनल रिलेशन में यह है कि 5 तारीख को मंडे के दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बंद कमरों में ये पहलगाम का मैटर डिस्कस हुआ। ये पूरी दुनिया को मालूम है। ये जो रिजोल्यूशन है, क्योंकि पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया नहीं है, तो 5 जो परमानेंट मेंबर है उसके अलावा 9 और लोग जो हैं वो 9 और लोग जो हैं वो और भी मेंबर हैं, जिसमें 1 मेंबर पाकिस्तान है। और अभी इस महीने ग्रीस की उसकी सदारत के अंदर में है, हर महीने सदारत चेंज होती है। तो पाकिस्तान ने अपना जो है, जो उसके ऊपर पावर था, क्योंकि वो मेंबर है, वो रेजोल्यूशन लेके आया, और वो पहलगाम का मैटर और कश्मीर का मैटर, ये सारी मैटर डिस्कस हुए वहां पे। लेकिन वहां पे क्या निकल के आया, ये क्लोज कमरे से वो बात बाहर नहीं आई। लेकिन जो बाहर आई है वो ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, एस जयशंकर साहब, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के अलावा सारे जो मेंबर्स हैं उनसे बात की
और टेलीफोनिक उनसे बात हुई। अब क्या बात हुई ये तो वही जानते हैं, चाहे वो जाने चाहिए जाने। तो मुझे जहां तक अपने आप में समझ में आ रहा था कि जयशंकर साहब ने उन लोगों को बता दिया कि हम तो रिटेलिएट करेंगे, और उस पर उन लोगों ने जो है जो भी डिस्कशन हुई, मैं उसका कोई हमारे पास ना सोर्स है नहीं ये है, लेकिन हमें लगता है कि जयशंकर साहब ने ये रिटेलिएशन की खबर इन लोगों को दे दी थी, शायद ऐसा मुझे लगता है। अब आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है मैंने बयान खुद सुना है। उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी शेमफुल ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। आई हैव हर्ड इट। इसने कहा, से बोला आई हैव हर्ड इट, दिस इज द डिस्प्यूट फ्रॉम सेंचुरीज। जी हाँ, पहले उन्होंने कहा कि दिस इज द डिस्प्यूट फ्रॉम सेंचुरीज। अब सेंचुरीज में कितने साल होते हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप से ही पूछे आप। फिर वो कहता है इट इज अ डिस्प्यूट फ्रॉम डिकेड्स। जी जी बिल्कुल, ये भी साथ वो तो बिल्कुल ऐसी जबान इस्तेमाल करता है वाकई। एक बार उसने सैकड़ों साल कहा, एक बार का 150 साल, ये सब चीजें वो बोलता है। बहरहाल फिर वो ये कहता है कि आई होप, आई मीन दे शुड क्विकली रिजॉल्व दिस इश्यू, और ये क्विकली जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। इतना कह करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, वहां पे उसने इस मैटर पे बात किया। अब इसके बाद जो अमेरिका के जो जो वो प्राइम मिनिस्टर है, क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी, हाँ, मार्को रूबियो, नहीं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जी, हाँ, जेडी वेंस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, या उनका वीडियो स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि मैं मतलब सपोर्ट करता हूं अपने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेटमेंट को, कि इट इज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम इंडिया। ये उसने सीधी सीधी बात कर दी। अब ये देखिए कि एक तरफ तो ट्रेड रिलेशन खराब हो रहे हैं, अब यहाँ पे अमेरिका का जो इंडिया कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में अभी है तो अमेरिका ही है। तो ये सब चीजें जो है इंटरनेशनल रिलेशन की बात चल रही है। लेकिन इसमें मैं अपना तज्जिया देना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो मामला अभी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा, जो कि मुझे लोगों को शायद इसमें यह है कि पाकिस्तान जो है वो धौंस गया है और इंडिया की के इससे जो है वो खौफजदा हो गया है, या अमेरिका के प्रेशर में आकर के इंडिया अमेरिका को प्रेशर देगी कि आप जो है ये उसको रिटेलिएशन से रुकवाइए। यहाँ पे एक कांग्रेसमैन है, कोई इंडियन है जो अमेरिकन सिटीजन है, वो कांग्रेसमैन है, उसका नाम कपूर है शायद, वो उसने भी जो है ये कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट रिटेलिएट, लेकिन उसकी बातों का कोई नहीं है, वो तो एक एमपी है। और ये भी मैं बता दूं कि मेरी अपनी जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस से ये हमें मतलब उससे निचोड़ निकलता है कि हमारी इंडिया जो है कई लोगों को जो लॉ मेकर है अमेरिका के, उनको पैसे दे करके या इन्फ्लुएंस करके वहां उनसे स्टेटमेंट ले लेता है इंडिया के हक में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबरें शाया की हैं कि इंडिया ने जो है हमें पैसे ऑफर किए हैं कि वो उनके फेवर में स्टोरी मतलब लिखे। तो ये सब तो चीजें चल रही हैं। अब इसमें बात जो मैं अपनी एनालिसिस करता हूं कि देखिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप, जब तक पुतिन और ली शिपिंग ये तीनों इसमें नहीं इंटरवीन करेंगे, तब तक जंग का खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। ये तो देखिए यही अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन्स या सीनेटर्स के लोग लॉबिंग के नाम पर दुनिया के बहुत से मुल्कों से पैसा लेते हैं, जिस चीज को हमारे यहाँ इलीगल समझा जाता है। अब बिल्कुल विदेशी एजेंट कह देंगे, यहाँ तो कानून ऐसा है, वहां कानून में आजादी है कि वो किसी से भी पैसा लेकर के उसकी कैंपेनिंग कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं। इंडिया की लॉबी भी है, पाकिस्तान की भी है, इजराइल की भी है, सारे मुल्कों के लिए वहां के लोग काम करते हैं और बहुत ही अजीब मुल्क है वो। अच्छा, हमारे पास वक्त कम रह गया, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करके मैं सवाल कर रहा हूं, जब सोवियत यूनियन गिरा उसके बाद भारत भी अमेरिका के खेमे में चला गया। पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका के खेमे में था और उसके बाद ऐसा लगता रहा कई बार कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं चाहता, लेकिन टेंशन बनाए रख करके हथियार बेचता रहेगा। उसे कोका कोला भी बेचनी है दोनों तरफ,
और बाकी और सामान भी बेचना और हथियार भी बेचने। ये अब क्या क्या उतना कंट्रोल अमेरिका का नहीं रहा दोनों तरफ, या भारत ने बिल्कुल आजाद रह करके फैसला लिया, या इंटरनेशनल रिलेशंस के इसके कोई मायने ही नहीं रहे भारत के सामने? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आर्म्स बाजार तो चल ही रहा है। अब वो इंडिया के ऊपर है कि वो किससे आर्म्स खरीदे। और पाकिस्तान का जो मामला है, तो अब मैं ये भी बता दूं कि एक वीडियो आया है इसी संदर्भ में कि पाकिस्तान ने जो J-17 जेट एयरक्राफ्ट है उसमें उसने जो है वो मिसाइल फिट कर रहे हैं। अब वो AI से जनरेटेड इमेज है या बाकी सही इमेज है, जो कि ये तैयारी कर रही है कि जो चाइनीज जो J-17 है, जो मतलब हमारे रफाल के या मिग के जवाब में उनके पास है, ये F-16 नहीं है, ये चाइनीज मतलब जहाज है, उसके अंदर वो तैयारी कर रहे हैं कि वो अपने मिसाइल को फिट कर रहे हैं। तो ये भी मैं बता दूं कि वो क्यों कर रहे हैं, जवाबी हमले के लिए तो कर रहे होंगे। तो ये मैं एक समय को बता दूं। लेकिन अब जो बड़ी बात है कि वो मतलब ये कि असला बेच रहे हैं, और मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हैं खासकर अमेरिका वो असला बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब तो हकीकत है, वो तो चलता ही रहता। लेकिन अब सियासत पे बात कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे ख्याल से अगर 1-2 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। जी जी जी। देखिए, यहाँ पे इस पूरे घटना चक्र में सियासत तो है ही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और सियासत हमेशा नेशनलिज्म के नाम पे हो। अब पाकिस्तान की क्या सियासत? पाकिस्तान की सियासत है कि अब आज के डेट में आसिम मुनीर जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो दी डिक्टेटर हो गए हैं ऑफ पाकिस्तान। उनकी पोजीशन ओवरनाइट इंडिया ने एलिवेट कर दी है। अब उनको चाहे वो डिक्लेयर करे चाहे नहीं करे, इमरान खान जीरो हो गए हैं। वो अब जेल में पड़े रहेंगे, वो अपना जो उनको बोलना है बोलते रहेंगे। जो पाकिस्तानी अवाम है, जो भी उनका सिंपैथी है इमरान खान के साथ, वो रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अब सारी सिंपैथी जो है वो आसिम मुनीर के पास है, क्योंकि वो खड़े हो गए हैं पीछे, आर्मी खड़ी हो गई है पीछे, सारी जो है उनका तो आसिम मुनीर का जो पोजीशन है वो बहुत एलिवेट हो गया है। अब 1 आध साल में उनका एक रिटायरमेंट तो हो गया है, दूसरा रिटायरमेंट होने वाला है। अब हो सकता है कि ये अपने आप को परवेज मुशर्रफ की तरह CEO पाकिस्तान, चीफ CEO पहले जो है मुशर्रफ ने अपना डेजिग्नेशन खुद को दिया था, CEO ऑफ पाकिस्तान। बाद में जो है वो मतलब मार्शल लॉ डिक्टेटर और क्या क्या जो नाम होते हैं, तो अब वही औपचारिक गिरफ्तार बची हुई है। तो आसिम मुनीर को तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया पर्सनली, कि अब उनके ऊपर दूसरी बात है कि उनके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा बोझ लाके गिरा दिया है कि इंडिया के अटैक के बाद उनको अटैक लाजमी है। नहीं तो वो अगर अटैक नहीं करेंगे तो उनको कोई मानने वाला नहीं है। शायद उनका हशर जो है वो जनरल न्याजी की तरह हो जाए, जो बांग्लादेश में जिन्होंने सरेंडर किया था। तो ये सियासी पहलू है। तो जो भी कह रहा है कि अटैक नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि अटैक नहीं हो। कौन चाहता है कि अटैक हो? बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बात देखिए, आपने बता दिया कि वहां वो डिक्टेटर बन गए और अब वो मजबूर हो गए, हालात ऐसे हो गए कि उन्हें शायद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जाहिर है जंग कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, और ना हमारे आपके कहने से ना जंग रुकेगी ना जंग होगी। अच्छा, अब जो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे मोदी जी भी एक तरह से उतनी बड़ी हाइप में फंस गए थे और उसकी वजह से उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा? क्या आप नहीं, यही तो मैं बात आपको बता रहा हूँ। हाँ। कि मोदी साहब ने जो है आ जाओ दाव लगा लो, तो मोदी साहब ने दाव लगा लिया। हाँ। अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट अटैक कर दिए और 26 से ज्यादा लोगों को मार दिए, तो अगले इलेक्शन में जो है वो बीजेपी का और मोदी साहब का और पूरे कैबिनेट का सफाया हो जाएगा। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान से जवाब आ गया तो मोदी जी की सरकार जो है वो आने वाले वक्त में खतरे में हो जाएगी। क्या ये मैं बिल्कुल, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा, कंक्लूडिंग अगर कोई आप कुछ कह सकें तो। देखिए, एक लाइन में बता देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा की बात है। हाँ। कि मोदी साहब ने जो मुस्लिम कार्ड था वो तो खेल करके फिनिश कर दिया। अयोध्या के बाद, मंदिर के बाद वो खत्म हो गया। अब कितना मुस्लिम को आप दबाइएगा, कितने मुस्लिम को आप प्रोवोक कीजिएगा, तो वो स्टोरी खत्म हो चुकी।
कश्मीर की भी स्टोरी खत्म हो चुकी है 370 और उनके डिग्रेड करने के बाद। तो अब इंडिया को या मोदी साहब को या बीजेपी को सिर्फ पाकिस्तान बचा है, लेकिन पाकिस्तान जो वो हलवा नहीं है मुसलमान की तरह इंडिया के मुसलमान को दबाने के लिए या कश्मीर को दबाने के लिए। पाकिस्तान एक अलग स्टेट है। अब मोदी साहब ने एक दाव खेला है, अब ये दाव लगा ले रे, यही नारा चल रहा है। ये दाव खेला है, अब ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। या तो वो पूर्ण बहुमत से अगले इलेक्शन में आ जाएंगे और नहीं तो सफाया हो जाएगा। तो यही कंक्लूड कीजिए। और इसका फैसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस्लामाबाद के पीछे वॉशिंगटन फैसला ले सकता है, वहां इन्वॉल्वमेंट है जो हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। आज के इस चर्चा में कई बहुत ही अहम बातें आपने कही। एक तो ये कि अब आसिम मुनीर एक तरह से प्रेशर में आ जाएंगे, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर उधर से कार्रवाई हुई तो मोदी जी के लिए आने वाले इलेक्शन जीतना जरा मुश्किल हो जाएगा। हमारी उम्मीद और दुआ है कि जंग आगे ना बढ़े और बेगुनाह लोगों का खून ना बहे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।